नाम है शिव धीमान। आज से हम अपनी सीए फाइनल आईडीटी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, जीएसटी का भी और कस्टम का भी। ठीक है। उस चैप्टर में जो चैप्टर वाइज रिवीजन हम करने वाले हैं उसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फास्ट ट्रैक बेसिस पे हो गए कॉन्सेप्ट का सारी क्लैरिफिकेशन, सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी, इजीली समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम चैप्टर कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर उठाते हैं उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। मेन जो ये जो क्लासेस हैं इनका आपको बस बेनिफिट होगा कि आपके पास सारे क्वेश्चंस आपके पास एक ही जगह पे आपके पास आपको मिल जाएंगे। जितने भी आपके पास मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन प्लस जो भी स्टडी मैट में जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं, जो भी रेलिवेंट होंगे फॉर द नवंबर 23 एग्जाम्स विद अमेंडमेंट्स। ठीक है। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। मेक श्योर करें कि जैसे जैसे क्लासेस अपलोड होती रहे आप वैसे वैसे उन क्लासेस को करते रहे, जिससे आपके पास सफिशिएंट टाइम हो उनको रिवीजन करने के लिए। अभी आपके पास 3 महीने प्योर आपके पास बचे हुए हैं, 15 दिन इस महीने के भी आपके पास है, तो आपके पास 100 से प्लस डेज अभी तक आपके पास है आज से। ठीक है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं इस सब्जेक्ट का, बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी भी आपके पास हो जाएगी। सबसे प्लस पॉइंट आपके पास ये रहेगा कि आपको सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। फाइनली दिक्कत क्या आती है सीए फाइनल स्टूडेंट्स के सामने या इंटरमीडिएट वाले के भी सामने, दिक्कत मेन बस यही आती है कि हम कंसेप्ट सारे कर लेते हैं, हम सारे सेक्शंस तक भी हमें याद हो जाते हैं, लेकिन फाइनली एग्जाम टाइम से पहले इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन करने बैठ जाओ सारे के सारे। ठीक है। तो अगर आप डेली बेसिस पर उसको करते रहोगे, जैसे जैसे क्लासेस अपलोड होगी, क्योंकि आपके पास यूट्यूब पे क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, तो आप जितने मर्जी टाइम उतने बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, तो दिमाग में छप जाएंगे और अच्छी तरीके से क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी। ठीक है। तो आप लोग जैसे जैसे अपलोड होती रहे वीडियो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको करते रहे। ठीक है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज हमारा रिवीजन होगा। ये वीडियो बनाने का बेसिकली पर्पज ये है कि आपको बस क्लैरिटी हो जाए कि हम किस तरह से चलने वाले हैं अभी, मतलब क्लासेस किस तरीके से अपलोड होंगे और आपको किस तरीके से उनको करना है। ठीक है। तो आज स्टार्टिंग में हम सबसे पहले छोटे छोटे चैप्टर उठाएंगे, उसके बाद हम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसके बाद थोड़े उससे थोड़े बड़े फिर उससे बड़े चैप्टर्स उठाएंगे। ठीक है। क्योंकि छोटे चैप्टर्स में से भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्या होता है कि हम बड़े बड़े चैप्टर करके चले जाते हैं लेकिन छोटे चैप्टर हम देखते ही नहीं और उसमें से क्वेश्चन आते हैं, और बड़े चैप्टर में से अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया या फिर टेक्निकल क्वेश्चन आ गया तो इधर से भी गया और उधर से भी गया। तो बेटर ये है कि आप पहले धीरे धीरे इस स्टेप से हम बढ़ेंगे, और बस इतना ही है। अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पॉइंट वाइज हम चेक करेंगे सारी चीजें ना, पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल कैन सेंड गुड्स टू अ जॉब वर्कर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये प्रिंसिपल है, ये जॉब वर्कर है। प्रिंसिपल जॉब वर्कर को गुड्स सेंड कर सकता है, कैसे? जो टैक्स है उसकी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो प्रिंसिपल जो भी गुड्स उसने जो परचेज करी है उस पर आईटीसी भी ले सकता है। ठीक है। ओके। ए रजिस्टर्ड पर्सन प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होगा वो आपके पास कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। इज अलाउड टू सेंड इनपुट कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू अ जॉब वर्कर। वही जो डायग्राम बनाया ये बात लिखी हुई है। प्रिंसिपल कैन आल्सो सेंड इनपुट कैपिटल गुड्स डायरेक्टली टू अ जॉब वर्कर विदाउट bringing them to his premises and still avail the ITC। मतलब इस पॉइंट में क्या बात लिखी हुई है? इस पॉइंट में ये बात लिखी हुई है कि प्रिंसिपल जो है जो वर्कर को, दो ऑप्शन है प्रिंसिपल के पास। एक तो है कि प्रिंसिपल पहले सप्लायर से मेटल अपने पास रिसीव करे और प्रिंसिपल फिर जॉब वर्कर को दे। तो प्रिंसिपल के बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि सप्लायर जो है डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास मेटल पहुंचा दे, प्रिंसिपल के प्लेस ऑफ बिजनेस पे पहुंचाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास पहुंचा दे। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। ओके। ये जो 3 पॉइंट है ये बेसिकली बात करेंगे आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स द जॉब वर्कर में क्लियर द गुड्स टू। मतलब ये प्रिंसिपल है, ये जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर ने जो प्रिंसिपल की गुड्स है इसके ऊपर काम किया, काम करने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद अब ये जो इसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो इसके बाद 3 ऑप्शन है, या तो ये इसको रिटर्न कर सकता है या डायरेक्टली इसको कंज्यूमर को मतलब कस्टमर को भेज सकता है। ठीक है। या फिर अगर ये चाहे तो अनदर जॉब वर्कर को दे सकता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब 3 ऑप्शन हो गए इसके पास। ठीक है। या तो प्रिंसिपल को वापस दे दे, या कस्टमर को भेज दे, या अनदर जॉब वर्कर को भेज दे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। कोई 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, पढ़ लेते हैं एक बार।
क्या लिखा हुआ है, आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स द जॉब वर्कर में क्लियर द गुड्स टू अनदर जॉब वर्कर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, डिस्पैच द गुड्स टू एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। सेकंड पॉइंट, सप्लाई टू द अल्टीमेट कंज्यूमर अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टैक्स एज एप्लीकेबल। ठीक है, ओके। Next point, the facility of supply of goods by the principal to third party directly from the latest premises of the job worker on payment of tax in India, likewise with or without payment of tax or for export, may be availed by the principal on declaring the premises of the job worker as an additional place of business in his registration। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल जो है वो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से अगर डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना चाहता है या कस्टमर को बेचना चाहता है डायरेक्टली, मतलब यहाँ से अपने पास वापस नहीं लेके आना, इसको डायरेक्टली यहीं से भेज सकता है, तो क्या भेज सकता है? यस, भेज सकता है। कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, क्या? इसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा। किसको? ये जो जॉब वर्कर का जो प्रीमाइसेस है इसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तब भेज सकता है। हाउएवर सच डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्रिंसिपल, मतलब जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो रिक्वायरमेंट नहीं है दिखाने की। कब? अगर जॉब वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड है। सेकंड केस, अगर जो प्रिंसिपल जो इंगेज है इन सप्लाई और नोटिफाइड गुड्स, मतलब वो जो सप्लाई कर रहा है ना, वो नोटिफाइड गुड्स की सप्लाई कर रहा है, तो उसको जॉब वर्कर का जो प्रीमाइसेस है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब? अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है जनरली। ये पार्ट हो गया आपका पास क्वेश्चन वाला पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इन सच केसेस द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई बाय द प्रिंसिपल। सप्लाई जो मानी जाएगी वो बाय द प्रिंसिपल मानी जाएगी एंड नॉट बाय द जॉब वर्कर। ठीक है, it is clarified that time, value of supply, place of supply would have to be determined in the hands of the principal, irrespective of the location of the job worker, place of business or premises. Further, the invoice would have to be issued by the principal. It is also clarified that in case of export directly from the job worker place of business premises, the letter of undertaking, bond, as the case may be, shall be executed by the principal only। ठीक है, these principles would एज इट इज अप्लाई होंगे जो वेस्ट और स्क्रैप जनरेटेड है ड्यूरिंग द जॉब वर्क, उसके ऊपर भी। इसके एग्जांपल से समझते हैं पॉइंट को। ये बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल है, ठीक है, ये जॉब वर्कर है, ठीक है, ये मेटल गया अल्टीमेटली कस्टमर के पास। अब प्रिंसिपल सपोज करो ये आपके पास रजिस्टर्ड है इन स्टेट ए में, ये रजिस्टर्ड है स्टेट बी में, ये रजिस्टर्ड है स्टेट सी में। तो जो मेटल भेजा है वो तो जॉब वर्कर ने भेजा ना इसको, तो क्या हमें स्टेट बी और स्टेट सी कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट है या स्टेट ए और सी? जॉब वर्कर का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है हमें देखना ही नहीं, हमें केवल ये देखना है ए और सी। तो ये स्टेट ए में है, ये स्टेट सी में है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? इंटर स्टेट, मतलब IGST लगेगा बिल में। अगर ये सी ना होता, अगर ये ए होता, तो उस केस में इंटरस्टेट लग जाता, CGST SGST। ठीक है, ये अलग केस हो जाता सेकंड केस। ठीक, ओके। तो कुल मिला के क्या, जॉब वर्कर का प्लेस ऑफ बिजनेस हमें नहीं देखना, हमें केवल प्रिंसिपल और जो कस्टमर जिसके पास अल्टीमेट मेटल पहुंच रहा है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस देखना है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कि बिल में IGST लगने वाला है या CGST SGST लगने वाला है। ओके, द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स लाइज विद प्रिंसिपल ओनली। जो बुक्स ऑफ अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो केवल प्रिंसिपल पर को ही बनानी पड़ेगी। प्रिंसिपल शैल बी अलाउड टू ITC ऑन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सेंड टू अ जॉब वर्कर फ्रॉम जॉब वर्क। अब ये प्रिंसिपल हो गया, ये जॉब वर्कर हो गया। अब इसने जो गुड्स भेजी उस पर जो भी इनपुट है, गुड्स जो इसने भेजी वो गुड्स, ये भेजे इसने गुड्स। ठीक है, गुड्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक इनपुट गुड्स हो सकती है, एक आपके पास कैपिटल गुड्स हो सकते हैं। तो जो इनपुट गुड्स भेजी है और जो कैपिटल गुड्स भेजी उस पर जितना भी इसने टैक्स पे किया था यहाँ पर परचेज करने के टाइम पर, वो इसको यहाँ पर ITC ले सकता है, ITC अलाउड है। और इसको इस टाइम पर यहाँ पे जो इसने भेजी जो वर्कर को उस पर टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, वेयर द इनपुट कैपिटल गुड्स सेंड फॉर द जॉब वर्कर नॉट रिसीव्ड बैक, अगर वो वापस नहीं आता बाय द प्रिंसिपल, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज आर नॉट सप्लाइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द जॉब वर्कर इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज A B ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 1 ईयर और 3 ईयर के अंदर, तो उसको क्या माना जाएगा? डीम सप्लाई मान लिया जाएगा।
ठीक है। कहाँ से माना जाएगा डीम सप्लाई? सेंड डेट से, अगर प्रिंसिपल ने भेजी तो। और सेम डीम सप्लाई कब से माना जाएगा? रिसीव डेट से, अगर डायरेक्टली सप्लाई की गई है बाय द सप्लायर टू द जॉब वर्कर। दो केस है इसके अंदर, केस 1 एंड केस 2। केस 1 बोल रहा है कि प्रिंसिपल ने मेटल भेजा जॉब वर्कर को, ठीक है। तो जो इनपुट गुड्स है और जो कैपिटल गुड्स है, इनपुट गुड्स लेके आनी होगी 1 ईयर के अंदर अंदर वापस, प्लस 1 ईयर के एक्सटेंशन भी है। कैपिटल गुड्स लेके आनी होगी 3 ईयर के अंदर अंदर, प्लस 2 ईयर के एक्सटेंशन भी है। इस पीरियड के अंदर अंदर अगर गुड्स वापस प्रिंसिपल के पास पहुंच जाती है तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, मतलब उसको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब टैक्स पे करने की जो रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और आईटीसी ले सकता है वो। दूसरा केस है कि सप्लायर ने डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास मेटल भेज दिया, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब सप्लायर ने पहले प्रिंसिपल के पास भेजता और फिर जॉब वर्कर के पास नहीं भेजा, वो डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास भेज दिया। तो इसमें भी जो सेम कंडीशन है ये फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर ये सेम कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और आईटीसी ले सकता है। लेकिन इसमें जो 1 ईयर और 3 ईयर का जो टाइम लिमिट है, पहले वाले केस में हम कब से देखेंगे ये वाला टाइम लिमिट? ये हम देखेंगे सेंड डेट से, सेंड डेट, फ्रॉम सेंड डेट। इस केस में हम देखेंगे फ्रॉम रिसीव डेट, जब गुड्स मटेरियल रिसीव होगा वहां से। टाइम लिमिट जो है ना, टाइम लिमिट जो हमें चेक करने हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट पार्ट। नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 शैल अप्लाई टू मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, पिक्चर्स और टूल्स सेंड आउट फॉर जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। मतलब ये जो कंडीशन है ना 1 ईयर और 3 ईयर वाली की, वापस उसको भेजना है प्रिंसिपल को, वो मोल्ड्स, डाइस, जिग्स एंड पिक्चर्स एंड टूल्स पर एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब ये 3 साल से 1 साल से ज्यादा भी रखे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी ले सकता है और उसको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या होगी इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट कैपिटल गुड्स सेंड टू द जॉब वर्कर। क्या कंडीशन है? द इनपुट सेमी फिनिश्ड गुड्स कैपिटल गुड्स shall be sent to the job worker under the cover of delivery challan issued by the principal, including where such goods are sent directly from the job worker and where the goods are sent from one job worker to another job worker. The challan may be issued by the principal और job worker as a, मतलब किसी के द्वारा भी इशू किया सकता है, either by the principal और job worker। मतलब इसको यहाँ से समझते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है बेसिकली कि ये प्रिंसिपल है, ये जॉब वर्कर है। अब इसने इसको गुड्स भेजा तो कोई तो डॉक्यूमेंट चाहिए ना, कवरिंग डॉक्यूमेंट। तो ये क्या करेगा? ये डिलीवरी चालान इशू करेगा। किसके द्वारा इशू किया जाएगा? इशूड बाय प्रिंसिपल, ठीक है। सेकंड केस क्या है कि अगर एक जॉब वर्कर ने अनदर जॉब वर्कर को भेजा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो यहाँ पे भी एक कवरिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट होगी ना तो कवरिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। और कवरिंग डॉक्यूमेंट जॉब वर्क वाले केस में क्या होगा? डिलीवरी चालान। अब इस केस में इशूड किसके द्वारा किया जाएगा? इशूड बाय। इस केस में ऑप्शन है, या तो जॉब वर्कर इशू कर ले या प्रिंसिपल इशू कर ले, कोई भी इशू कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन, इस केस में ऑप्शन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, जॉब वर्कर इज आल्सो एलिजिबल टू आईटीसी ऑन इनपुट etc. Avail ITC on input etc. used by him in supplying of the job work services if he is registered। मतलब क्या कह रहा है? जॉब वर्कर ने सर्विस दी, एग्जांपल के तो समझते हैं, एक 1 लाख रुपीस की सर्विस दी, प्लस इसने अपने कुछ गुड्स भी यूज करी जो सर्विस देने में। सपोज करो 20,000 रुपए की इसने अपने गुड्स यूज करी, टोटल कितना हो गया? 1.2 लाख हो गया। तो जो 1.2 लाख है ना, इस पे जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है तो वो आईटीसी ले सकता है इस वैल्यू पर, टोटल वैल्यू पर, ठीक है। लिखा हुआ है ना, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो आल्सो एलिजिबल टू आईटीसी ऑन इनपुट एक्सेट्रा यूज्ड बाय हिम सप्लाइंग द जॉब वर्क सर्विस। तो इसने ये गुड्स यूज करी और ये इसके सर्विस की वैल्यू है, तो इनपुट इसने टोटल वैल्यू पर इनपुट ले सकता है, ठीक है, अगर रजिस्टर्ड है तो। अभी कुछ डिफरेंट केसेस हैं, इनको देख लेते हैं वन बाय वन फटाफट से। वेयर गुड्स आर सेंट बाय प्रिंसिपल टू ओनली वन जॉब वर्कर, अगर केवल एक जॉब वर्कर को दिया जा रहा है, प्रिंसिपल ने, ये जॉब वर्कर है ओनली वन जॉब वर्कर, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट होगी तो डिलीवरी चालान के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे डिलीवरी चालान की 3 कॉपी इशू होगी, 3 कॉपी इशू होगी, जिसमें से एक कॉपी तो प्रिंसिपल अपने पास ही रखेगा
जो 2 कॉपी होंगी ये जॉब वर्कर को दे दी जाएगी। ठीक है, अब जॉब वर्कर क्या करेगा, जब ये वापस गुड्स इसको देगा प्रिंसिपल को, तो 1 कॉपी है यहाँ पे रिटर्न कर देगा। मतलब यहाँ पे भी तो 1 कॉपी चाहिए होगी ना, तो 2 कॉपी में से 1 कॉपी है वापस जब प्रिंसिपल गुड्स देगा तब रिटर्न करेगा। वेयर गुड्स आर सेंड फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर, अगर एक जॉब वर्कर से अनदर जॉब वर्कर को गुड्स सेंड होती है, तो अभी हमने पढ़ के आए हैं पीछे, यहाँ पर ऑप्शन है। तो जो डिलीवरी चालान जो इशू करेगा वो या तो प्रिंसिपल इशू कर सकता है या जॉब वर्कर इशू कर सकता है। ऑप्शन है ना यहाँ पे, ऑप्शन। ठीक है, ओके। थर्ड केस, वेयर द गुड्स आर रिटर्न, अगर रिटर्न कर दिया जाता है बाय द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल बाय द जॉब वर्कर। अब जब रिटर्न करेगा, फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा है कि जब रिटर्न करेगा जो उसके बाद 2 कॉपी है उनमें से 1 कॉपी रिटर्न कर देगा प्रिंसिपल को, 1 कॉपी डिलीवरी चालान की। ठीक है, ओके। फोर्थ केस, वेयर द गुड्स आर सेंड डायरेक्टली बाय द सप्लायर टू द जॉब वर्कर, ये वाला केस है कि ये सप्लायर ने प्रिंसिपल को गुड्स नहीं दी, डायरेक्टली जॉब वर्कर के यहाँ पे पहुंचा दी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इनवॉइस इश्यू होगा। इनवॉइस, सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा किसके नाम पे, प्रिंसिपल के नाम पे। ठीक है, फिर प्रिंसिपल जब जॉब वर्कर के पास मेटल पहुंचाएगा तो ये यहाँ पर डिलीवरी चालान इशू कर देगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट इशू होंगे, एक तो यहाँ पर इनवॉइस इशू होगा और एक यहाँ पर डिलीवरी चालान इशू होगा। इनवॉइस इशू करेगा सप्लायर प्रिंसिपल के नाम पे और डिलीवरी चालान इशू करेगा प्रिंसिपल जॉब वर्कर को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट, वेयर गुड्स आर रिटर्न इन पीस मिल, अगर टुकड़ों टुकड़ों में गुड्स रिटर्न होती है बाय द जॉब वर्कर, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फ्रेश डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा बाय द जॉब वर्कर, जॉब वर्कर के द्वारा यहाँ पे फ्रेश डिलीवरी चालान इशू करने की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट, रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल, ई वे बिल जनरेशन करने की रिक्वायरमेंट डेट क्या होगी। तो ई वे बिल वाले में भी 2 केस आएंगे। केस वन देख लेते हैं पहले। केस 1 में क्या आएगा, ये प्रिंसिपल है, ये जॉब वर्कर है। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो ई वे बिल जो है ना, ई वे बिल वो कोई भी बना सकता है, प्रिंसिपल भी बना सकता है या फिर जॉब वर्कर भी बना सकता है। ठीक है, इसी के अंदर एक पॉइंट आता है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं या फिर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्टेट, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो 50,000 की लिमिट वो चेक की जाएगी। ठीक है, तभी ई वे बिल बनेगा। और अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो जो 50,000 की लिमिट है ये चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जॉब वर्क वाले केस में 50,000 की लिमिट चेक नहीं करनी होती। अगर इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो यहाँ पर मैंडेटरी ई वे बिल बनेगा, मैंडेटरी ई वे बिल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। ये तो था केस 1। अब हम केस 2 देख लेते हैं एक बार। केस 2 में सिंपल सा इतना ही है कि अगर जॉब वर्कर जो है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब वो अनरजिस्टर्ड है, जॉब वर्कर अगर यहाँ पर अनरजिस्टर्ड है, तो अगर अनरजिस्टर्ड है जॉब वर्कर तो उस केस में क्या होगा, तो प्रिंसिपल ही ई वे बिल जनरेट करेगा इस केस में। ठीक, ओके। बाकी ये जो इंटरस्टेट और इंटरस्टेट वाला जो पार्ट है ये सेम ही रहने वाला है, जो इसमें केस 1 में था वो सेम ही यहाँ पे रहेगा, सेम। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी। इट इज क्लैरिफाइड दैट जॉब वर्कर बीइंग द सप्लायर सर्विस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ओनली, अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर जो भी है ऑल इंडिया बेसिस पर निकाली जाती है, एग्रीगेट टर्न फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द प्रिंसिपल एंड द जॉब वर्कर लोकेटेड इन द सेम स्टेट में हो और या फिर डिफरेंट स्टेट में। मतलब जॉब वर्कर या प्रिंसिपल चाहे सेम स्टेट में हो चाहे डिफरेंट स्टेट में हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट तभी होगी जॉब वर्कर की अगर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट
अगर एक्सीड होगी, मतलब 20 लाख या फिर 10 लाख से एक्सीड होगी तब। 10 लाख किसके लिए देखा जाता है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, और 20 लाख अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, तभी उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। प्रिंसिपल तो रजिस्टर्ड होगा ही जॉब वर्क वाले चैप्टर के लिए, ठीक है। ओके, सप्लाई ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप वाले केस में कैसे होगा? नथिंग कंटेन notwithstanding anything contained in the aforesaid provision, any waste scrap generated during the job work may be supplied by the principal by the job worker directly from his place of business on payment of tax if such job work is registered, or the principal if the job worker is not registered। इसको डायग्राम से समझते हैं। ये आपके पास है वेस्ट या फिर स्क्रैप वाले केस में क्या होगा? अगर जो वर्कर जो आपके पास है अगर वो रजिस्टर्ड है तो भैया ये टैक्स देगा, जो भी इसको वेस्ट एंड स्क्रैप को जब सेल करेगा उस पर टैक्स देगा और इस पर इनपुट ले सकता है, ठीक है। और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल टैक्स देगा और प्रिंसिपल ही इस पर इनपुट लेगा, ठीक है। ओके, अब पूरे चैप्टर की एक बार समरी देख लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं कि समरी वाइज। सबसे पहला पार्ट है प्रिंसिपल, हमने देख लिया ये यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। जॉब वर्कर हमने देख लिया, ये रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, ठीक है। एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, प्रिंसिपल जब जॉब वर्कर को देगा मटेरियल गुड्स फॉर द किस चीज़ के लिए, इस पर वर्क करे और वर्क करने के बाद इसको वापस रिटर्न करे या कस्टमर को डायरेक्टली भेज दे या एक्सपोर्ट कर दे, तो टैक्स की पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। गुड्स में क्या क्या आएंगे? एक तो आपके पास इनपुट गुड्स आएगी और एक आपके पास कैपिटल गुड्स आएगी। टाइम लिमिट क्या होगा? इनपुट गुड्स को लाने का वापस 1 ईयर होगा और कैपिटल गुड्स को लाने का टाइम होगा दैट इज 3 ईयर, ठीक है। इसमें एक्सटेंशन भी होगी 1 ईयर वाले में, मतलब इनपुट गुड्स में प्लस 1 ईयर की एक्सटेंशन है, 3 ईयर वाले में 2 ईयर की एक्सटेंशन है। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर आप लेके आ जाते हैं तो कंडीशन फुलफिल, अगर इस टाइम पीरियड के अंदर नहीं लेके आते हैं तो कंडीशन फुलफिल वायलेट हो जाएगी। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स भी पे करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, 18% के हिसाब से। ये कहाँ से पे होगा? ये पे होगा अगर हमने सेंड डेट थी वहाँ से या फिर रिसीव्ड डेट वहाँ से। सेंड डेट कब होगा? अगर प्रिंसिपल ने जो वर्कर को दिया मेटल तो, और अगर रिसीव डेट तब होगा अगर सप्लायर ने डायरेक्टली जो वर्कर के यहाँ पे मेटल पहुँचा दिया, तो यहाँ से देखा जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कवरिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा? एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो तो कवरिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिलीवरी चलाना होगा। एनी मूवमेंट का मतलब हो गया एनी मूवमेंट, फॉर एनी मूवमेंट, एनी मूवमेंट का यहाँ पे मतलब है प्रिंसिपल ने जो वर्कर को मेटल दिया तब भी डिलीवरी चलान, जो वर्कर ने वापस प्रिंसिपल को रिटर्न कर दिया उसको प्रोसेसिंग करने के तब भी डिलीवरी चलान, या फिर जो वर्कर के यहाँ से डायरेक्टली कस्टमर को चला गया तो सेल बिल हो जाएगा। एक जो वर्कर ने दूसरे जो वर्कर को दिया तो भी डिलीवरी चलान। डीम सप्लाई, अगर ये जो कंडीशन है ये वायलेट हुई, कौन सी कंडीशन? 1 ईयर प्लस 3 ईयर में जो लेके आने वाली कंडीशन है ना, अगर ये वायलेट हुई तो डीम सप्लाई आपके पास दैट इज मान लिया जाएगा। कब से डीम सप्लाई माना जाएगा? सेंड डेट और रिसिव डेट से। ये सेंड डेट कब देखनी है और रिसिव डेट कब देखनी है, ये रहा केस, ठीक है। ई बिल हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। ई बिल वाली रिक्वायरमेंट क्या होगा? 2 केस है इसके अंदर, केस 1 और केस 2। केस 1 में जो वर्कर अगर रजिस्टर्ड है तो, केस 2 में अगर जो वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो। सप्लाई ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं, अगर जो वर्कर रजिस्टर्ड है तो और अगर जो वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो। वेदर जो वर्कर कैन यूज इट्स ओन मटेरियल, क्या वे अपना मटेरियल भी यूज कर सकता है जो वर्क की सर्विस देने में? आंसर है यस, यूज कर सकता है और उस पर आईटीसी भी ले सकता है, ठीक है। मतलब हमने पढ़ा था ना ऊपर, सर्विस यूज कर रहा है 1 लाख की, 20,000 रुपये का उसने अपने मटेरियल लगा लिया तो वो यूज कर सकता है और उस पर आईटीसी भी ले सकता है, ओके। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी होगी? ये केवल प्रिंसिपल की ही होगी,
ठीक है। वेदर द प्रोविजन ऑफ जॉब वर्क वुड बी एप्लीकेबल if exempted or non-taxable goods were signed for job work instead of taxable goods। अगर हमने प्रिंसिपल ने दिया है exempted goods या नॉन टैक्सेबल गुड्स दिया है जॉब वर्कर को, तो क्या जॉब वर्कर के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? आंसर आएगा नो। ठीक है, ये केवल तभी एप्लीकेबल होंगे अगर आप टैक्सेबल गुड्स दे रहे हैं तो। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम इसका पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 में अब हम इसके, ये पार्ट 1 में तो सारी समरी इसकी हो गई चैप्टर की, पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके पास स्टडी मैट में है वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मॉक टेस्ट पेपर के, आरटीपीस के, पास्ट एग्जाम्स पेपर के, जो भी नवंबर 23 के लिए रेलिवेंट होंगे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।